हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपनी रफ्तार सीरीज में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए ज्योग्राफी की 5वीं क्लास। इसका टॉपिक है भारत के अपवाद तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए समझते हैं अपने अपवाद तंत्र के बारे में, भारत का अपवाद तंत्र। तो जैसे कि इसमें आप देख पा रहे हैं, इसमें पहला टॉपिक है हमारा भारत का अपवाद तंत्र। तो ये क्या होता है? भारत का अपवाद तंत्र या फिर ड्रेनेज सिस्टम उन सभी नदियों, उनकी सहायक नदियों और झीलों के उस जाल को कहते हैं जिन्हें बहाकर जल समुद्र, झील या किसी अन्य जलाशय में मिलाता है। तो इसी को ड्रेनेज सिस्टम के नाम से जाना जाता है। तो आप इसे याद रखें कि ड्रेनेज सिस्टम या फिर अपवाद तंत्र क्या है। यह है कि उन सभी नदी, उनकी सहायक नदियों और उनके झील के उस जाल को कहते हैं जिनसे बहकर जल समुद्र, झील या अन्य किसी जलाशय में जाके मिल जाता है। इसका विभाजन समझते हैं। इसका विभाजन कैसे होता है? तो भारत का अपवाद तंत्र मुख्य 2 प्रकार में बाँटा जाता है। जैसे कि इसमें पहला है हिमालयी नदियाँ और फिर है प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालयी नदियाँ मतलब जो ऊपर की तरफ है भारत में, और फिर जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं मतलब कि जो भारत में इस तरफ निचली साइड में है, उसी को प्रायद्वीपीय नदियाँ कहते हैं। हिमालयी नदियाँ जो भारत के इस वाले हिस्से में है। तो आइए समझते हैं हिमालय नदियों में किस टाइप के जो नदियाँ हैं वो मौजूद हैं। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे, इसमें है प्रमुख नदियाँ हैं कौन-सी? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इनकी विशेषता क्या है? ये नदियाँ हिमनद और वर्षा जल दोनों से भोजन प्राप्त करती हैं। इनका प्रवाह पूरे वर्ष बना रहता है। तो ये इसकी प्रमुख नदियाँ हैं सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, और ये वर्षा जल और हिमनद दोनों से अपना भोजन प्राप्त कर सकती हैं और इनका प्रवाह पूरे वर्ष बना रहता है। मतलब भोजन का मतलब है कि ये पानी प्राप्त कर सकती हैं। कहीं से भी हिमनद से, वर्षा जल से, कहीं से भी ये पानी अपने आप में प्राप्त कर सकते हैं। फिर है अगला, जो कि है प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो ये दूसरा भाग है प्रायद्वीपीय। इनकी प्रमुख नदियाँ हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती, जो कि नीचे की साइड में बहती हैं। इनकी विशेषता क्या है? यह अधिकतर वर्षा के पानी पर निर्भर होती हैं। गहरी घाटियों में बहती हैं, जो है जलाधार गंगा नदी तंत्र जैसे विस्तृत नहीं है। ये ऊपर वाली नदियों जितनी विस्तृत या फिर बड़ी जो है अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम में नहीं आती हैं। ये छोटी-छोटी नदियों के रूप में बहती हैं। आइए समझते हैं कि अपवाद तंत्र के आधार पर भारत के प्रमुख अपवाद क्षेत्र कौन-कौन से हैं? तो जैसे कि आप इसमें देख रहे होंगे, इसमें क्षेत्र लिखा हुआ है, फिर उसके बाद है प्रमुख नदियाँ। तो इसमें उत्तर के क्षेत्र में कौन-कौन सी नदी होती है? तो गंगा है, यमुना है, घाघरा, सोन और ब्रह्मपुत्र। तो ये उत्तर की नदियों में बहती हैं। फिर है पश्चिम की नदियों में कौन सी आती हैं? तो सिंधु है, सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखें। दक्षिण की क्षेत्र में कौन-कौन सी नदियाँ बहती हैं? तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, भीमा, तुंगभद्रा, पेरियार नदी। और फिर मध्य में मतलब भारत के बीचों-बीच, तो भारत के बीचों-बीच लगभग है नर्मदा और ताप्ती नदी हैं। तो ये अपवाद तंत्र के आधार पर भारत के कुछ अपवाद क्षेत्र हैं। जैसे उत्तर में आप याद रखें गंगा, यमुना, घाघर, सोन और ब्रह्मपुत्र नदी है। इसी तरह पश्चिम में है सिंधु, सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम नदी। फिर दक्षिण में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, भीमा, तुंगभद्रा, पेरियार नदी, और मध्य में है नर्मदा और ताप्ती। आइए समझते हैं इनकी और कुछ प्रमुख विशेषताएं। भारत का अधिकांश अपवाह क्षेत्र बंगाल की खाड़ी की ओर प्रभावित होता है। तो भारत का जो अधिकांश ड्रेनेज सिस्टम बना है वो बंगाल की तरफ जाता है। कुछ नदियां जैसे नर्मदा, ताप्ती अरब सागर की ओर भी बहती हैं। तो कुछ नदियां ऐसी हैं जैसे नर्मदा, ताप्ती, वो अपोजिट साइड में बहती हैं, अरब सागर की ओर बहती हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र प्रणाली भी विस्तृत और जटिल है। तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत बड़े पैमाने पे फैला हुआ है। भारत का अपवाह तंत्र जो है जलवायु, भौगोलिक और पर्यावरणीय विविधताओं को दर्शाता है। तो भारत का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो जलवायु, भौगोलिक और पर्यावरणीय विविधताओं को भी दर्शाता है। तो आप समझ गए होंगे अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम किस तरह से होता है और ये कितने भागों में बांटा गया है। तो मेनली ड्रेनेज सिस्टम का काम रहता है कि एक नदी जो है छोटी नदी के रूप में बहकर किसी बड़ी नदी में जाके मिल जाना, फिर वहां से आगे की ओर जाना। तो यही अपवाह तंत्र होता है। आइए समझते हैं इस पे किस टाइप के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन एनटीपीसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, बंगाल में प्रवेश करने के बाद डैश नदी को निचले मार्ग में जमुना नदी के रूप में जाना जाता है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि बंगाल में जो नदी प्रवेश करती है उसके बाद उसके नीचे वाले मार्ग से जमुना नदी के रूप में जाना जाता है। तो ये कौन सी नदी है? तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी। जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जाके मिलती है तो इसे जो है किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे। जैसे नीचे आप देख पा रहे हैं, ब्रह्मपुत्र नदी ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उत्तर में तिब्बत पठार पर
स्थित मानसरोवर झील के पास से निकलती है और हिमालय के साथ पूरब की ओर बहती है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नमचा बरवा के समीप दक्षिण की ओर मुड़कर अरुणाचल प्रदेश से होकर बांग्लादेश की तरफ जाती है। तो आप इसे याद रखेंगे कि बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को निचले मार्ग में जमुना नदी के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? पूर्व की ओर नदी कौन सी बहेगी? तो आप देखेंगे दामोदर नदी, ऑप्शन नंबर सी। तो पूर्व की ओर दामोदर नदी बहती है। तो आप इसे याद रखेंगे, पूर्व की ओर कौन सी नदी बहेगी? दामोदर की ओर। जैसे दामोदर नदी हुगली नदी की एक सहायक नदी है। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है। मतलब कि पश्चिम से जो है पूर्व की ओर बहती है, गुजरात साइड से बहेगी और धीरे-धीरे करके ये पश्चिम बंगाल तक बहेगी। तो ये आप याद रखेंगे। इस नदी का उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों से होता है और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे। जो दामोदर नदी है वो बंगाल का शोक कहलाती है। ऐसा इसलिए होता है, बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस नदी से पश्चिम बंगाल में कई बार बाढ़ आ जाते हैं या फिर लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं, पानी भर जाता है। तो बंगाल का शोक कहना ये सही होगा, क्योंकि इस नदी से आने से काफ़ी लोग ज़्यादा जो है प्रभावित होते हैं, लोग दुखी हो जाते हैं, शोक में रहते हैं। तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। इसी तरह बिहार का शोक क्या है? वो कोसी नदी है। तो कोसी नदी की वजह से बिहार में कई बार बाढ़ आ जाते हैं। तो जो बिहार में कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से कौन-सी नदी बेसिन विश्व का सर्वाधिक आबादी वाली नदी बेसिन है? तो इसमें कौन-सी नदी बेसिन है जो कि विश्व की सर्वाधिक आबादी वाली नदी बेसिन है? तो ये है गंगा। तो गंगा जो है नदी वो सबसे अधिक आबादी वाली नदी बेसिन है। जैसे आप नीचे देखेंगे कि गंगा भारत की अत्यंत महत्वपूर्ण नदी है। इसके विशाल बेसिन में देश के 1/4 जल संसाधन मौजूद है और 40 करोड़ से अधिक लोग इस क्षेत्र में निवास करते हैं। तो आप याद रखें, इसी वजह से ये सर्वाधिक आबादी वाला बेसिन बन चुका है। जो कि है, निम्न में से कौन-सी एक गैर बारहमासी नदी है? गैर बारहमासी मतलब नॉन पेरिनियल नदी। तो नॉन पेरिनियल नदी क्या होती है? वो हम नीचे समझेंगे कि कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो महाराष्ट्र से महाबलेश्वर के निकट पश्चिम घाट श्रृंखला से निकलकर दक्षिण-पूर्व दिशा में 1400 किलोमीटर की लंबाई में बहती है, जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। यह एक गैर बारहमासी नदी है। तो आप इसे याद रखेंगे, ये गैर बारहमासी नदी है, मतलब ये 12 महीने नहीं बहती है, मतलब कि पूरे साल में ये कभी-कभी बहती है, फिर कभी-कभी नहीं बहती है, तो ये गैर बारहमासी नदी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन-सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? तो आप इसे याद रखेंगे, अरावली पर्वत श्रेणी कहाँ पे है? राजस्थान में है। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा? लूनी नदी हो जाएगी। जो लूनी नदी है वो अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ तक मतलब गुजरात तक जाते-जाते वो गायब हो जाती है। जैसे आप नीचे देखेंगे, लूनी नदी राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा गुजरात में प्रभावित होते हुए यह कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन-सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है? तो सिंधु नदी की कौन सहायक नदी है इसमें? तो व्यास नदी हो जाएगी। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यास। तो व्यास नदी जो है वो सिंधु नदी की एक सहायक नदी में से एक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से कौन-सी नदी पश्चिम घाट से निकलने वाली 3 प्रमुख नदियों में से एक नहीं है? तो इसमें आपसे पूछा गया है, एक नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें पूछा गया है, ऐसी कौन-सी जो नदी है, वो जो पश्चिम घाट से निकलने वाली 3 प्रमुख नदियों में से एक नहीं है। मतलब कि 3 ऐसी नदी हैं, जो कि पश्चिमी घाट से निकलती हैं, पर एक जो है, वो पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। तो वो नदी हो जाएगी महानदी, जो कि उड़ीसा में मौजूद है। तो आप इसे याद रखेंगे। इसे आप देखें कि पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ जो कि पश्चिम घाट से निकलकर पूर्व की ओर बहती हैं, उनमें 3 नदियाँ हैं, गोदावरी, कृष्णा, वो कावेरी प्रमुख है। तो आप इसे याद रखेंगे, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा ये जो है पश्चिमी घाट से निकलती है, लेकिन जो महानदी है, ये पश्चिमी नहीं पूर्वी घाट से निकलती हैं और पश्चिम की ओर बहती है। तो उड़ीसा से निकलती है महानदी, जो कि इस तरफ जाके गिरती है अरब सागर में। तो आप इसे याद रखेंगे। आगे है हमारा क्वेश्चन जो कि है, निम्न में से कौन-सी नदी सिक्किम से निकलती है और पश्चिम बंगाल में बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तो सिक्किम से निकलेगी और कहाँ पे प्रवेश करेगी? बांग्लादेश में। तो नहीं, पश्चिम बंगाल में प्रवेश करेगी और बांग्लादेश में प्रवेश करेगी।
तो पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करेगी। तो ये हो जाएगी हमारी तीस्ता नदी। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे कि सिक्किम से निकलेगी तीस्ता नदी, जो कि पश्चिम बंगाल से होते हुए फिर ऐसे बांग्लादेश वाले हिस्से में एंटर कर जाएगी। तो ये हो जाएगी हमारी तीस्ता नदी। जैसे आप नीचे देखें, तीस्ता नदी भारत के सिक्किम, पश्चिम बंगाल राज्य तथा बांग्लादेश से होकर गुजरती है। इस नदी का उद्गम जो है भारत के सिक्किम राज्य के कांगसे हिमनद के पास चुलामू झील से होता है। तो सिक्किम के चुलामू झील से होता है। ये नीचे कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं, आप जैसे इसको देखें, घग्गर नदी। तो घग्गर नदी जो है भारत पाकिस्तान में वर्षा ऋतु में बहने वाली एक मौसमी नदी है। इसे पाकिस्तान में हरका नदी के नाम से जाना जाता है। तो घग्गर नदी आप इसे याद रखेंगे, ये भारत और पाकिस्तान में वर्षा ऋतु में बहने वाली एक मौसमी नदी है। फिर है धनसिरी। तो धनसिरी नदी जो है ये असम और नागालैंड में बहने वाली नदी है, जो ब्रह्मपुत्र में जाकर मिल जाती है। फिर उसके बाद है दामोदर नदी। तो दामोदर नदी जो है पश्चिम बंगाल और झारखंड में बहने वाली नदी है, और दामोदर नदी को ही पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, बांग्लादेश में जमुना नाम से प्रसिद्ध नदी को भारत में क्या कहा जाता है? तो बांग्लादेश में जो नदी जमुना के नाम से जानी जाती है, वही नदी भारत में किस नाम से जानी जाएगी? तो वो ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाएगी। ऑप्शन नंबर दूसरा बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी के मानसरोवर निकट में जो चेमा युमडंग हिमनद है वहां से होता है। तो आप इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जो कि है सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम होता है। जो सिंधु नदी है और जास्कर नदी है वो कहाँ पे आके मिलते हैं? तो वो लद्दाख में आके मिलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो जैसे सिंधु और जास्कर नदी का संगम लद्दाख में होता है। सिंधु नदी एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। यह तिब्बत, भारत और पाकिस्तान में बहती है। इस नदी की लंबाई लगभग 2880 किलोमीटर है, 2880 किलोमीटर है। तो इसे भी आप याद रख लीजिए। आगे है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल हिमालय नहीं है? तो ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थान जो कि हिमालय से नहीं निकलती? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा महानदी। तो महानदी आप याद रखेंगे, ये हिमालय से नहीं निकलती। तो आपसे अच्छे से याद रख लीजिए, यमुना निकलती है, झेलम निकलती है, गंगा निकलती है, लेकिन जो है महानदी ये नहीं निकलती हिमालय से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक जबरन द्विमुख का निर्माण करती है? ज्वार दीनमुख का निर्माण करती है, कौन सी नदी हो जाएगी? नर्मदा नदी हो जाएगी। आप इसे याद रखेंगे कि जो है कौन सी नदी ज्वार दीनमुख का निर्माण करती है, तो वो नर्मदा नदी हो जाएगी। तो नीचे आप देखेंगे, एस्चुरी जल ऐसी अर्धसंलग्न तट स्थलाकृति है जहाँ नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मलबे बहकर समुद्र में चले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र द्रोणी बेसिन बनाती हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी नदी द्रोणी का एक विशेषता नहीं है? इसमें आपसे बताया गया है, पूछा गया कि मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर एक जो सहायक नदी बनाती है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, उसकी इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है? जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है उनमें कुछ विशेषताएं होती हैं, तो इसमें वो विशेषता नहीं दी गई है। तो पहला है, यह एक उपजाऊ क्षेत्र होता है जिसमें अधिकांश उत्तर और पूर्वी भारत शामिल है। तो जहाँ बेसिन होगा, जहाँ पानियाँ जो है नदी आकर मिलेगी, वहाँ उपजाऊ क्षेत्र होता है, ये बिल्कुल सही है। बी वाला, यह उत्तर में हिमालय के पहाड़ों और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये उत्तर की ओर बहती है, मतलब कि उत्तर में है तो हिमालय और पहाड़ों में भी होंगी, ये भी राइट है। सी वाला, समतल स्थानों पर जो है गोखुर, ऑक्सबो झीलें मिलती हैं, ये भी लगभग ठीक है। लेकिन जो डी वाला है, इसके दक्षिण में सुंदरवन डेल्टा है। तो सुंदरवन डेल्टा जो है इसके दक्षिण में नहीं है, तो ये हमारा जो है आंसर यही राइट हो जाएगा, जो कि इसके अनुसार सही नहीं है, इसकी विशेषता ये नहीं है। तो ये वाला हमारा आंसर बिल्कुल से ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, इनमें से कौन सी नदी दादरा और नागर हवेली में बहती है? तो दादर और नागर हवेली में कौन सी नदी बहेगी? तो ये दमन नदी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नीचे आप देखेंगे, गुजरात में सह्याद्री पर्वत से निकलकर अरब सागर की तरफ बहने वाली दमन नदी दादर और नागर हवेली में बहती है। यहाँ इसकी सिंचाई का मुख्य स्रोत भी है। इसकी कुल लंबाई लगभग 131 किलोमीटर है। तो दादर और नागर हवेली में बहती है कौन सी? दमन नदी। ये आप याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपकी एग्जाम्स में ये इस बार पूछा जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरेगी? तो कावेरी नदी गिरेगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
तो जैसे हम नीचे देखेंगे कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह नदी कर्नाटक के गोडाकू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। तो आप इसे याद रखिए कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है कौन सी नदी, जो है कावेरी नदी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? तो उद्गम स्थल कौन सा है ब्रह्मपुत्र नदी का? तो मानसरोवर झील हो जाएगी। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो मानसरोवर झील से निकलती है, तो आप इसे याद रखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में बहते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। असम घाटी में बहते हुए ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है, तो आप इसे याद रखेंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर याद रखें कि ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकलती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको फिर से ध्यान से पढ़ने हैं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा एंडीज पर्वत। तो एंडीज पर्वत जो है वो अर्जेंटीना और ब्राजील में नहीं है। तो आप इसे याद रखेंगे कि एंडीज पर्वत जो है अर्जेंटीना और ब्राजील में नहीं पाया जाता। तो आप इसे याद रखें कि एंडीज पर्वत जो है वो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर मौजूद है। तो ये आप मतलब याद रखेंगे कि एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका में मौजूद है और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी किनारे पे मौजूद है। तो इसमें यही हमारा एकदम से राइट आंसर बनेगा, जो कि सुमेलित नहीं है। सतलुज नदी आप देखेंगे भारत और पाकिस्तान में है, ये ठीक है। नील नदी मिस्र और सूडान में है, और नायग्रा फॉल जो है यूएसए और कनाडा के बीच में मौजूद है, ये भी सही है। लेकिन जो ये एंडीज पर्वत है ये दक्षिणी अमेरिका में मौजूद है, ना कि अर्जेंटीना और ब्राजील में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अध्योरोपित प्रवाह प्रणाली का एक अच्छा उदाहरण है? तो अध्योरोपित प्रवाह प्रणाली का एक अच्छा उदाहरण है जो कि हो जाएगी हमारी कौन सी नदी? स्वर्णरेखा नदी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें राइट आंसर बनेगा कि जब किसी भू आकृति प्रवेश में धरातलीय संरचना नीचे की संरचना से भिन्न होती है तो अध्योरोपित प्रवाह प्रणाली का विकास होता है। नदी कटाव करते करते काफी मात्रा में गहरी हो जाती है। इसका उदाहरण सोन नदी, चंबल नदी, स्वर्णरेखा नदी आदि है। तो आप इसे याद रखेंगे कि ऐसी कौन सी नदी है जो अध्योरोपित प्रवाह प्रणाली में एक अच्छा उदाहरण है? तो स्वर्णरेखा नदी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जो कि राजस्थान में मौजूद है। तो लूनी नदी पश्चिमी उत्तर भारत में राजस्थान में अजमेर के निकट अरावली श्रेणी के नाग पहाड़ों से निकलती है। तो आप इसे याद रखेंगे, लूनी नदी जो कि अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, भारत की इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहेगी? तो ये नर्मदा नदी हो जाएगी। तो नर्मदा नदी जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप याद रखें। जैसे कि सामान्यतः नदियां उच्चवात प्रतिरूप ढाल का अनुसार करते हुए प्रभावित होती है, मतलब कि जहां से ढाल रहेगी, जहां से ढाल रहेगा वहां से नदी ऐसे की तरफ बहती है। भारत की लगभग समस्त प्रायद्वीपीय नदियां प्रायद्वीपीय ढाल का अनुसरण करते हैं, पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर बहती है, जो बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि। तो ऐसी नदियां जो है ये क्या करती हैं, पूर्व दिशा से बहती हैं और जो है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बहती हैं। लेकिन जो नर्मदा नदी है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो आप इसे याद रखें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, सांको और दिहांक किस नदी के अन्य नाम है? तो सांको और दिहांक किस नदी के अन्य नाम है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के ही दूसरे नाम है। आप इसे याद रखेंगे। आइए समझते हैं इसे सांको और दिहांक कहाँ कहाँ पे बुलाया जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है, में से एक है। यह तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। इसका उद्गम तिब्बत की मानसरोवर झील के निकट चुमायुंग डुंग नामक ग्लेशियर से हुआ है। यह तिब्बत में सांगपो और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र तथा बांग्लादेश में यमुना के नाम से जानी जाती है। तो आप इसे याद रखें कि जो यह ब्रह्मपुत्र नदी है ये तिब्बत में सांको नदी के नाम से जानी जाती है, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है, और इसी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ये इसके 3 अलग-अलग नाम हो सकते हैं। भारत में ये ब्रह्मपुत्र कहलाती है, बांग्लादेश में इसे जमुना कहते हैं, और तिब्बत में इसे सांको कहते हैं, और अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। तो ये चारों नदी एक ही नदी है, वो ब्रह्मपुत्र है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में कौन सी नदी आके गिरेगी? तो ये हो जाएगी साबरमती नदी। तो साबरमती नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। इसका मतलब ये पूर्व से
पश्चिम की ओर बह रही है, इस दिशा में बह रही है। तो आप इसे याद रखें। जैसे कि नीचे आप देख रहे हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से 2 भाग विभक्त करता है, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। एक पूरब से पश्चिम की ओर गिरती है और एक पश्चिम से पूरब की ओर गिरेगी। तो इसमें आप देखेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन-सी है? साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, माही, पेरियार, मांडवी, जुआरी आदि नदियाँ जो है वो अरब सागर में गिरती हैं, मतलब कि ये नदी इस तरफ की ओर बहती है। फिर इसी तरह बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, स्वर्णरेखा नदी, ब्राह्मणी, वैतरणी, ये जो नदियाँ हैं ये इस तरफ की ओर बहती हैं, जो कि बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती हैं। तो इसे आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली से होकर प्रभावित होने वाली प्रमुख नदी कौन-सी है? तो ये कौन-सी नदी हो जाएगी? दमन गंगा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसे याद रखें कि दमन गंगा नदी का उद्गम सह्याद्री पर्वत श्रेणी के निकट अंबे गाँव, जो कि नासिक जिले नामक स्थान से होता है। इसका अपवाद क्षेत्र 23-18 वर्ग किलोमीटर है तथा ये महाराष्ट्र, गुजरात तथा केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव से होकर प्रभावित होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो ये किस स्थान से होता है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। जो गोदावरी नदी है हमारी, ये कहाँ से निकलती है? ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है, जो कि नासिक जिले में है। जैसे आप पीछे देखें, ब्रह्मगिरी जो है महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले से स्थित एक पर्वत श्रृंखला है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी के पास से त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर भी स्थित है। तो आप इसे याद रखिए, जहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन-सी नदी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है? जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहेगी, ये कौन-सी नदी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी कलपोंग नदी। तो ऑप्शन नंबर सी कलपोंग नदी हो जाएगी, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में स्थित त्रिवेणी संगम, इनमें से कौन-सी नदियाँ मिलती हैं? जो त्रिवेणी संगम है, इंपॉर्टेंट है ये, आप ये याद रखें। त्रिवेणी संगम में गंगा, यमुना, सरस्वती नदी मिलती है। तो इसमें आप याद रखें, गंगा, यमुना, सरस्वती नदी जो है त्रिवेणी संगम में मिलती है, जो इस समय प्रयागराज में हमें देखने को मिलता है। पर इसमें जो है सरस्वती नदी अदृश्य नदी होती है, हमें ये सरस्वती नदी दिखाई नहीं देती। तो गंगा, यमुना जो है मेनली दिखाई देती है, पर सरस्वती नदी अदृश्य हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय नदी प्रणाली को कितने प्रकार मौजूद है? तो भारतीय नदी प्रणाली में कितने प्रकार मौजूद हैं? तो 2 प्रकार मौजूद है। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। वो 2 प्रकार कौन से हैं, जो मैंने आपको ऊपर बताया? एक हिमालयी है और एक प्रायद्वीपीय नदी है। तो हिमालयी नदी में ऊपर वाली नदियाँ आ जाएँगी, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, और जो नीचे है प्रायद्वीपीय नदी है, यहाँ कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, इस टाइप की नदियाँ आ जाएँगी, जो कि प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, जो निचले हिस्से के हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, पिंडर नदी इनमें से किस स्थान का अलकनंदा से मिलती है? पिंडर नदी जो है किस स्थान पर अलकनंदा नदी से आकर मिलती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा कर्णप्रयाग। तो कर्णप्रयाग पे आके मिलेगी पिंडर नदी अलकनंदा से। जैसे कि आप इसमें नीचे देखेंगे, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं। विष्णुप्रयाग में कौन-सी नदी आके मिलती है? तो इसमें धौलीगंगा अलकनंदा से मिलती है। फिर है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है। और देवप्रयाग, देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी याद रखेंगे। विष्णुप्रयाग में धौलीगंगा अलकनंदा से मिलती है, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है और देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से नदी में आके मिलती है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है? तो तिब्बत में से है कौन-सा? ब्रह्मपुत्र। तो इसका ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल मानसरोवर झील तिब्बत में मौजूद है। यहाँ आप नीचे देखेंगे, जो है गोदावरी नदी, इसका उद्गम स्थान त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, जो कि महाराष्ट्र में मौजूद है। फिर है इसी तरह हमारा महानदी। तो महानदी आप देखेंगे, इसका जो है उद्गम स्थान कहाँ पे है महानदी का? तो इसका है हमारा जो है सिंहावा छत्तीसगढ़ में मौजूद है। फिर इसी तरह आता है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी, तो ये कहाँ पे मौजूद है? मानसरोवर झील तिब्बत में है। फिर है सोन नदी, ये है कहाँ पे? अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश में है, ये मौजूद है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है यारलिंग टांग्सपो। ये तो यारलिंग टांग्सपो का प्रचलित नाम क्या है? तो इसका प्रचलित नाम हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। तो आप इसे याद रखेंगे, यारले सांको का प्रसिद्ध नाम क्या हो जाएगा? तो इसका प्रसिद्ध नाम ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी। तो ये था दोस्तों आज का हमारा कंप्लीट वीडियो। इसमें हमने आपको बताया
अपवाह नदी तंत्र के बारे में, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, कौन सी नदी किस तरफ की ओर बहती है, कौन सी नदी का सहायक नदी है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एनटीपीसी एग्जाम्स में बनते हैं, पूछे जाते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी इस वीडियो पे एक लाइक आप ज़रूर कर दीजिएगा। हम ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस लेके आते रहेंगे जो आपके एग्जाम टाइम में आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।